तो अब हम शुरू करते हैं फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर एक मेडिकल कंडीशन रहती है जब ब्रेक हो जाती है कंटिन्यूटी ऑफ बोन का, ठीक है। तो इसको हमने फ्रैक्चर बोल दिया। अब जो फ्रैक्चर होता है वो कितने पार्ट्स में क्लासीफाई होता है, तो वो 7 टाइप में क्लासीफाई होता है, कंप्लीट या फिर इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, ठीक है। स्ट्रेस फ्रैक्चर जो रहता है तेरा स्लोली डेवलप फ्रैक्चर होता है, जो कब होता है जब हमारी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है बोन में, ठीक है। जैसे कि हम रिपीटेटिव लोड की एक्सरसाइज करते हैं, लाइक स्पोर्ट्स हो गया, ट्रेनिंग हो गया, मार्चिंग इन मिलिट्री बूट कैंप्स हो गया, तो इससे हमारा स्ट्रेस फ्रैक्चर बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। क्लोज्ड या फिर सिंपल फ्रैक्चर, ये कैसा फ्रैक्चर होता है कि जब बोन तो तुम्हारी टूट जाती है, मतलब फ्रैक्चर आ जाता है उसमें, बट जो तुम्हारा टिश्यू रहता है उसके आसपास का वो इंटैक्ट रहता है, तो इसे हमने क्या बोलते हैं, क्लोज फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर में क्या होता है, जब फ्रैक्चर साइट कम्युनिकेट करती है तेरा स्किन सरफेस से, तो उसे कंपाउंड फ्रैक्चर बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा वैसा रहता है, मतलब खतरनाक टाइप सा, है ना। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर क्या होता है, जब तुम्हारी बोन स्प्लिंटर्ड हो जाती है, मतलब फैल सी जाती है उसी सरफेस के अराउंड, ठीक है। मतलब जैसे इस डायग्राम में दिखा रखा है वैसे। डिस्प्लेस फ्रैक्चर में क्या होता है, जब तेरा एंड ऑफ बोन फ्रैक्चर आर नॉट अलाइन, ठीक है। मान ले एक सीधी लाइन आ रही थी बट अब वो सीधी लाइन में नहीं है, तेरा फ्रैक्चर हल्का सा मुड़ गया है, तो उसे डिस्प्लेस फ्रैक्चर बोल दिया हमने। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर क्या होता है, अगर जो तेरी बोन है, तो वो जो बोन है ना हमारी, उसका जो ब्रेक लगता है वो डिसीज प्रोसेस के हिसाब से आता जाता रहता है, तो उसे हमने पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर बोल दिया। अब फ्रैक्चर हीलिंग क्या होता है, तो जैसे ही तुम्हारा फ्रैक्चर होता है तो जो बोन रहती है ना, उसके आसपास की ब्लड वेसल्स टूट जाती हैं और वो एक कंडीशन ला देती है जिसे हम हीमेटोमा बोलते हैं। हीमेटोमा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ब्लड आउटसाइड द ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो जो फ्रैक्चर गैप था ना वो हीमेटोमा भर देता है, और वो एरिया जो रहता है वो सराउंड हो जाता है हीमेटोमा से, जो बोन इंजरी का एरिया रहता है। उसके बाद क्या होता है, क्लोट बन जाते हैं, ठीक है। जो क्लोटेड ब्लड रहता है वो प्रोवाइड करता है एक फिब्रिन मैश को, ठीक है। फिब्रिन मैश जो होता है वो फर्दर क्या करता है, सील कर देता है तेरे फ्रैक्चर साइट को, और साथ साथ में क्रिएट करता है फ्रेमवर्क जिससे कि अंदर आ सके तेरा इन्फ्लामेटरी सेल्स, ठीक है, और ग्रोथ हो पाए फिब्रोब्लास्ट की और न्यू कैपिलरी वेसल्स की, समझा। तो देख क्या हुआ, फ्रैक्चर हुआ जिससे तेरे ब्लड वेसल्स टूट गए, उससे हीमेटोमा बना, हीमेटोमा ने फ्रैक्चर के गैप को फिल कर दिया, ठीक है। साथ में क्लोट हो गया, क्लोट ने फिब्रिन मैश बना दी जिसने सील कर लिया तेरा फ्रैक्चर साइट को, साथ साथ में फ्रेमवर्क दिया कि इन्फ्लक्स हो जाए तेरा इन्फ्लामेटरी सेल्स का, है ना। और साथ में 2 चीज़ों की ग्रोथ करवाई, फिब्रोब्लास्ट की ग्रोथ करवाई और न्यू कैपिलरी वेसल्स की ग्रोथ करवाई, ठीक है। अब जो ये दोनों क्या क्या दोनों मतलब डीग्रैनुलेटेड प्लेटलेट्स और तेरा माइग्रेटिंग इन्फ्लामेटरी सेल्स, ये दोनों मिलकर रिलीज करवाते हैं 4 चीज़ को। 4 चीज़ मैंने कैसे याद रखी है, FT पढ़ GF, ठीक है। तो FGF है ना, और TGF बीटा और PDGF और इंटरल्यूकिन, ठीक है। ये चीज़ें क्या होती हैं, रिलीज करता है इन्फ्लामेटरी सेल और साथ में डीग्रैनुलेटेड प्लेटलेट। ये जो 4 चीज़ रहती हैं एक्टिवेट करती हैं तेरे ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स को। ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स जो रहते हैं वो प्रिकर्सर रहते हैं तेरे ऑस्टियोब्लास्टिक सेल के और कॉन्ड्रोसाइट के, ठीक है। तो कहाँ पे एक्टिवेट कराती हैं, पेरी ओस्टियम में कराती हैं, साथ में मेडुलरी कैविटी अंदर हो गई, पेरी ओस्टियम बाहर की कवरिंग हो गई, साथ में सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यू एंड स्टिमुलेट ऑस्टियोक्लास्टिक और ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी। तो दोनों एक्टिविटी चलने लगी जिससे कि रीमॉडलिंग अच्छे से हो पाए, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट वीक खत्म होता है तो हीमेटोमा जो रहता है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है और जो आसपास के टिश्यू रहते हैं वो रीमॉडल हो जाते हैं, जिससे कि फ्यूचर की मैट्रिक्स का प्रोडक्शन हो पाए और जो तेरा फ्रैक्चर एंड रहे हैं बोन के वो रीमॉडल हो पाए, ठीक है। तो क्या हुआ, जब फर्स्ट वीक खत्म होता है तो हीमेटोमा ऑर्गेनाइज हो जाता है, एडजेसेंट टिश्यू रीमॉड्यूलेट हो जाते हैं जिससे कि वो फ्यूचर की मैट्रिक्स बना पाए और फ्रैक्चर एंड भी रीमॉडल्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, कुछ अनकैल्सिफाइड टिश्यू रहते हैं जो कि फ्यूजीफॉर्म के रहते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट टिश्यू कैलस। अब ये जो कैलस होता है बोन हीलिंग में बनता है, सॉफ्ट कैलस तेरा इनिशियल स्टेज में बनता है, फिर बाद में जब ओसिफिकेशन होता है तो वो हार्ड कैलस बन जाता है, ठीक है। तो सॉफ्ट टिश्यू कैलस बन गया यहाँ पे जो फ्यूजीफॉर्म का शेप का था। सॉफ्ट टिश्यू कैलस का दूसरा नाम क्या है, प्रो कैलस। ये प्रोवाइड करता है एंकोरेज किसके बीच में, फ्रैक्चर्ड बोन के बीच में। पर ये जो है ना कोई भी रिजिडिटी नहीं देता कि वेट बेयरिंग हो जाए तेरी बोन, ठीक है। अब जो वो तेरे ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स थे वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो डिपॉजिट हो जाते हैं तेरे सब पेरिओस्टियल ट्रेवेकुले में, ठीक है। ट्रेवेकुले खुद कहाँ होता है, स्पॉन्जी बोन में होता है। स्पॉन्जी बोन मतलब हो गया तेरा मेडुलरी कैविटी के आसपास, ठीक है।
तो ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल डिपॉजिट हो जाते हैं तेरे सब पेरिटोनियम ट्रावेक्युले ऑफ वोवन बोन। वोवन बोन होती है तेरी इमेच्योर फॉर्म ऑफ बोन, ठीक है। और ये ओरिएंटेड कैसे रहते हैं, कॉर्टिकल मतलब बाहर हो गया और मेडुला मतलब अंदर हो गया। तो कॉर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर रहते हैं, प्रेजेंट कहाँ होते हैं, मेडुलरी कैविटी में प्रेजेंट रहते हैं। अब किसी किसी केस में क्या होता है, एक्टिवेट हो जाते हैं तेरे मीजलकाइमल सेल्स भी, मतलब जो स्टेम सेल्स रहते हैं सॉफ्ट टिश्यू में, ठीक है। और जो बोन रहती है सराउंडिंग द फ्रैक्चर लाइन ऑल्सो डिफ्रेंशिएट इनटू कॉन्ड्रोब्लास्ट। तो जो फ्रैक्चर लाइन है वो तेरी चेंज हो जाती है कॉन्ड्रोब्लास्ट में, जो क्या बनवाती है, दो चीज़ें बनवाती है, एक फिब्रो कार्टिलेज बनवाती है, एक हाइलिन कार्टिलेज बनवाती है। जो रिपेयर टिश्यू रहता है ना, ये अपनी मैक्सिमल ग्रोथ 2 से 3 हफ्ते में ले लेता है अगर तेरा जो फ्रैक्चर है वो अनकॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये जो न्यूली फॉर्म कार्टिलेज रहता है साथ में फ्रैक्चर लाइन के, ये दोनों ही क्या करते हैं, एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन, मतलब कार्टिलेज से बोन का बनने को एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन बोल दिया। अब ये जो फ्रैक्चर एंड रहते हैं ये ब्रिज हो जाते हैं बोनी कैलस से, ठीक है। मैं बताया ना हार्ड कैलस आ गया अब। तो जो अर्ली स्टेज रहता है कैलस का, वो क्या क्या निकलवाता है, वो उस टाइम पे फाइब्रस टिश्यू निकलवाता है, कार्टिलेज निकलवाता है और लास्ट में बोन बन जाती है। अगर तेरा बोन परफेक्टली अलाइंड नहीं है ना, नॉर्मली तो परफेक्टली अलाइंड होनी चाहिए थी, पर अगर नहीं है तो ये जो कैलस बने थे ना, ये ज़्यादातर कहाँ बनेंगे, तो कॉनकेव पोर्शन ऑफ द फ्रैक्चर साइट पे बनते हैं, ठीक है। अब ये जो कैलस मैच्योर हो जाते हैं, ये वेट बियरिंग फोर्सेस को सब्जेक्ट कर सकते हैं। और जहाँ पे तेरा फिजिकल स्ट्रेस या फिर नहीं होता है, तो वहाँ पे जो कैलस होता है वो रीएब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, और इस तरीके से जो कैलस अपना साइज कम कर देता है जब तक उस बोन की शेप और आउटलाइन ऑफ द फ्रैक्चर्ड बोन हैव बीन रीएस्टेब्लिश, ठीक है, समझा। अब क्या होता है, उसके बाद मेडुलरी कैविटी रिस्टोर्ड हो जाती है, बस बात खत्म। अब कुछ फैक्टर होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हीलिंग प्रोसेस को, जैसे लोकल फैक्टर हो गए और सिस्टमिक फैक्टर हो गए। मान लिया अगर तेरे को वो इन्फेक्शन है तो वो डिले कर देगा हीलिंग प्रोसेस को, ब्लड सप्लाई नहीं है अच्छी तो वो भी डिले कर देगा, फॉरेन बॉडी आ गई तो वो भी डिले कर देगा हीलिंग को, ठीक है। और साथ में इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस भी बढ़ा देगा बहुत ज़्यादा, है ना। मूवमेंट करोगे तुम अगर फ्रैक्चर बोन में तो वो भी डिले कर देगा हीलिंग को। बट अगर तुम आयोनाइजिंग रेडिएशन के एक्सपोजर में आओगे तो वो रेडिएशन डिले करेगा, मतलब एक्सरे टाइप शायद, है ना। बट अगर यूवी लाइट के एक्सपोजर में आओगे तो वो जल्दी से तुम्हारा वो कराएगा, हीलिंग प्रोसेस को फैसिलिटेट कर देगा। फिर आते हैं सिस्टमिक फैक्टर में। सिस्टमिक फैक्टर जैसे एज हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, हीमेटोलॉजिक एबनॉर्मेलिटीज़ आ गई। तो जैसे जैसे बुढ़ापा आता रहता है तो टेंडेंसी हीलिंग की कम होती जाती है। न्यूट्रिशन अगर तुम्हारा अच्छा नहीं है तो हीलिंग प्रोसेस फिर से डिले हो जाएगा। न्यूट्रिशन में क्या क्या चाहिए तुम्हें, प्रोटीन चाहिए, विटामिन सी चाहिए और जिंक चाहिए। ये जो है अगर उनकी कमी है तो डिले हो जाएगा हीलिंग प्रोसेस। साथ में जो डायबिटिक पेशेंट रहता है उनमें भी ये हीलिंग प्रोसेस डिले रहता है। जो सिस्टमिक इन्फेक्शन रहते हैं वो भी डिले करते हैं हीलिंग प्रोसेस को। और अगर तुम स्टेरॉइड्स खा रहे हो तो वो भी हीलिंग प्रोसेस को डिले करते हैं। अब वो हीलिंग प्रोसेस को डिले इस तरह से करते हैं जैसे कि इन्फ्लामेटरी जो रिएक्शंस होती थी, जो क्या चार चीज़ निकलवाती थी, FT पढ़, FGF पी, है ना, FTGF और PDGF। तो वो चार चीज़ नहीं निकलेंगी तो वो वाली चीज़ दिक्कत हो जाएगी अगर स्टेरॉइड्स खाते हैं। और हीमेटोलॉजिक एबनॉर्मेलिटीज़ में क्या होता है, न्यूट्रोपेनिया और ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ये भी जो है तेरा स्लो कर देते हैं हीलिंग।